जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। इनका नाम आते ही ये तो सभी के दिमाग में आता है, लेकिन नेहरू का कद प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? उनमें ऐसी क्या खूबियां थीं जो उनके समकालीनों की जगह उन्हें पहली बार देश का नेतृत्व मिला? ऐसी क्या वजह रही जो उन्हें उनके समकालीनों से अलग बनाती? नेहरू भारत के साथ विश्व पटल पर छा गए और समूचे दक्षिण एशिया के अग्रणी नेताओं में शुमार रहे। नेहरू के नाम भारत का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी कायम है। उनकी विरासत भारत के वर्तमान में भी दर्ज है। क्या ऐसी खूबियां थी जिन्होंने नेहरू को कल्ट ऑफ द पर्सनालिटी के तौर पर स्थापित किया कि वह आज भी गाहे बगाहे चर्चा में बने रहते हैं? या फिर यूं कहें कि किसी भी राजनीतिक विमर्श में उनकी चर्चा न हो, ऐसा संभव नहीं होता है। उनकी जीवनी लिखने वाले वॉल्टर क्रॉकर ने लिखा कि नेहरू के पास ऐसा एक अधिकार था जो तानाशाहों के पास ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत के किताबों पर आधारित खास कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब पर जिसमें नेहरू की उनके दौर के नेताओं के साथ चर्चाओं पर विस्तार से लिखा गया है। किताब नेहरू भारत को परिभाषित करने वाले संवाद है। मूल रूप से यह किताब अंग्रेजी में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया शीर्षक से लिखी गई। इतिहासकार त्रिपुर दमन सिंह और प्रोफेसर अदील हुसैन ने इस किताब को लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद केतन मिश्रा ने किया। किताब नेहरू की समकालीन भारत में चल रही बहसों पर आधारित है। इसमें नेहरू की 4 प्रमुख हस्तियों के साथ पत्राचारों और संसदीय चर्चा पर विस्तार से बात की गई है, जो उस दौर की राजनीति को प्रभावित करती थी। हालांकि ये चर्चाएं आज के दौर में भी जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जो नीतियां बनाई या उससे पहले भारत की आज़ादी से पहले के विषयों जैसे धार्मिक और सांप्रदायिक मसलों को लेकर उनके विचारों पर बात होती रहती है। किताब में नेहरू की धार्मिक विषयों पर मोहम्मद इकबाल से विस्तृत चर्चा होती है, जिसके बारे में दोनों पत्राचार के माध्यम से एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। इकबाल मुस्लिम दार्शनिक थे और उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा देशभक्ति गीत लिखा, जो आज भी लोगों के जहन में दर्ज है। दरअसल इकबाल परंपरागत इस्लामिक शिक्षाओं में विश्वास रखते थे और उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे। वहीं नेहरू प्रगतिशील विचारों के थे, जो धर्म में सुधारों की वकालत करते थे। इसी को लेकर दोनों में जो विवाद हुआ वो लेखकों ने दर्ज किया है, चाहे वह इकबाल द्वारा अहमदियों को इस्लाम से अलग करने की बात हो या फिर नेहरू द्वारा तुर्की, मिस्र या अन्य इस्लामिक देशों में सुधारों की बात हो। इस पर विस्तृत चर्चा और पत्राचार एकत्रित किए गए हैं। नेहरू और इकबाल दोनों ने अपनी दलील दी और दोनों की दलीलें बाद में कुछ हद तक सही साबित हुई तो कुछ गलत भी साबित हुई। किताब के दूसरे चैप्टर में नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच व्यापक बहस पत्राचारों के माध्यम से है। जिन्ना से चर्चा में नेहरू ने दुनिया भर में व्याप्त पूंजीवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जैसे विषयों पर चिंता व्यक्त की। वहीं जिन्ना ने सांप्रदायिकता को बड़ी चुनौती बताया। हालांकि नेहरू ने इसे सिर्फ उच्च मध्यम वर्ग की चिंता बताया। जिन्ना ने 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और 14 सूत्री मांगे सामने रखी। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर दोनों के बीच मतभेद उभरे, जो कि बढ़ते ही गए। जिन्ना ने जहां धार्मिक मसले गंभीरता से उठाए तो नेहरू ने किसानों, श्रमिकों और कारीगरों की बात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए एकजुट रहने की वकालत की। इसके साथ ही नेहरू ने धार्मिक और अल्पसंख्यक मसलों पर कुछ आश्वासन की बात कही थी। नेहरू और जिन्ना में भले ही बहुत सारे विषयों पर वैचारिक मतभेद रहे हों और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हों, लेकिन उनके पत्रों की भाषा में दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान झलकता है। दोनों के विचार और टिप्पणियां भले ही कितने ही तल्ख लहजे में की गई हों, लेकिन भाषा हमेशा सभ्य बनी रही, जो आज के दौर में नेताओं के बीच देखना मुश्किल हो चला है। किताब के तीसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें नेहरू के सरदार पटेल के साथ मतभेदों का जिक्र है। पटेल और नेहरू के बीच चीन के मुद्दे को लेकर गहरे मतभेद उपजे। इसके साथ ही तिब्बत को लेकर भारत की अस्पष्ट नीति को लेकर भी पटेल ने नेहरू की खासी आलोचना की थी। वहीं नेहरू विदेश नीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। उन्होंने विदेश नीति में आदर्शवाद और गुट निरपेक्षता की बातें की। भारत चीन को मान्यता देने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना था। नेहरू की चीन के प्रति एक तरफा नीति और उससे दोस्ताना संबंध बनाने के चलते वास्तविकता को इनकार करना कैबिनेट में खटपट का कारण भी बना था। शुरुआती सालों में नेहरू कैबिनेट से जिन 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसकी मुख्य वजहों में एक भारत का चीन के प्रति दृष्टिकोण भी था। पटेल ने चीन मुद्दे को लेकर नेहरू को चेतावनी देते हुए कहा कि साम्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई ढाल नहीं है। वहीं नेहरू सांप्रदायिकता के विरोधी थे और उन्होंने दलील दी कि भारत कई मसलों पर पाकिस्तान बनने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। उन्होंने हिंदू महासभा की नीतियों की आलोचना भी की। सांप्रदायिकता के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं और पाकिस्तान में हिंदू। पटेल नेहरू को हालांकि बार बार चीन के खतरे से आगाह करते रहे, लेकिन नेहरू ने इसे नज़रअंदाज किया। उन्होंने घुसपैठ की संभावना भी जताई थी, लेकिन नेहरू का तर्क था कि भारत 2 मोर्चों पर दुश्मन नहीं बना सकता। ऐसे में उन्होंने चीन का पक्ष लेना जारी रखा।
हालांकि बाद में चीन से जब युद्ध हुआ तो पटेल और अन्य नेताओं की चेतावनियां सही साबित हुई और नेहरू की विदेश नीति के साथ उनके कद को भी झटका लगा। नेहरू एशिया की बात करते थे और भारत और चीन जो दो बड़े देश हैं इनके साथ की वकालत किया करते थे। तिब्बत के मसले पर नेहरू का रुख ये था कि हम पूरी तरह से उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो तिब्बत के लिए ही ये मुसीबत होगी। किताब के आखिरी चैप्टर की बात करें तो इसमें संसद में पहले संविधान संशोधन के विषय पर नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जोरदार बहस है। मुखर्जी ने दलील दी कि सिर्फ 15 महीने ही संविधान लागू हुए हैं, इतनी जल्दी इस संशोधन की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को लेकर लाए गए संशोधन की जरूरत पर सवाल उठाए। हालांकि नेहरू दलील दे रहे थे कि इस संशोधन की जरूरत क्यों है। भारत के पहले संविधान संशोधन पर सदन में नेहरू और मुखर्जी के बीच तीखी बहस हुई और मुखर्जी ने नेहरू को भविष्य के खतरों को लेकर आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि कभी विरोधी पार्टी भी सत्ता में आ सकती है जो इसका दुरुपयोग करेगी। पहला संविधान संशोधन आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। अपने समकालीनों और सहयोगियों के साथ डिबेट में नेहरू अपने तर्कों से सबका प्रतिवाद करते रहे। नेहरू आज के समय में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में उनके निर्णयों ने भारत की जो दिशा तय की, इसे जानने समझने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है। लेखक आदिल हुसैन और त्रिपुर दमन सिंह ने इसके लिए गहन रिसर्च कर सामग्री जुटाई है। अनुवादक केतन मिश्रा ने अच्छा अनुवाद किया है। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि भाषा और सरल हो सकती थी। इसका प्रकाशन हार्पर कोलिंस ने किया है। ऐसे में अगर नेहरू के निर्णयों और उनकी तर्कशीलता व विचारों को जानने की इच्छा है तो इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। भारत के इतिहास और संविधान में दिलचस्पी है तो भी ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। उस समय की चर्चाओं को जानने समझने के लिए यह अच्छे सोर्स का काम करती है। ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। शुक्रिया।